इस हफ्ते भारत की संसद में कुछ ऐसा होता है जो शायद बीते 12 सालों में नहीं हुआ हो। एफसीआरए अमेंडमेंट बिल, जिसे बीते कुछ हफ्तों से सरकार पूरे शिद्दत से डिफेंड करती आई थी, यह कह के कि एफसीआरए अमेंडमेंट्स देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, विदेश से आ रहा पैसा उसे ज्यादा रेगुलेट करना बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन फिर अचानक से इस क्रिटिकल अमेंडमेंट को जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया जाता है, वो भी बिना संसद में बहस के। वैसे तो जेपीसी को बिल्स रिफर करना कोई नई बात तो है नहीं, मोदी सरकार के आने से पहले भी स्टैंडिंग कमिटीज और जेपीसी को बिल भेजे जाते थे। पिछले 12 सालों में मोदी सरकार के राज में यह एक कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस बन गया है, यानी जिन कानूनों का खास तौर पर देश भर में विरोध होता है, उसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी होती है, बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट होता है, उन्हें जेपीसी में भेजा जाता है। जैसे कि 2024 का वक्फ बिल, 2016 का सीएए, और कभी कभी तो प्रोटेस्ट के बाद भी सरकार जेपीसी का सहारा लेती है, जैसा कि फार्म लॉज और लेबर कोड के टाइम पर हमने देखा। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि एफसीआरए बिल के खिलाफ तो देश में कोई खास माहौल बना ही नहीं था। हां, ऑपोजिशन ने कुछ बयानबाजी जरूर की थी, लेकिन वो लोग भी इस मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट पर नहीं खेल रहे थे। अरे, विपक्ष तो इस बात की मांग कर रही थी कि अमित शाह जी संसद में आए, दिल्ली के बीचों बीच इतिहास में पहली बार पैलेट गन्स का जो इस्तेमाल किया गया था स्टूडेंट्स के ऊपर, उसका एक्सप्लेनेशन दे, जिम्मेदारी तय करे। विपक्ष तो यह मांग कर रही थी कि मोदी जी विदेश यात्रा से थोड़ा समय निकालकर संसद की कार्यवाही में भी थोड़ा योगदान दें। छोटा बंदर, अबे एडिटर छोटा बंदर, अबे चैनल बंद करवाएगा तू, म्यूट तो कर देता। एनीवेज, तो भाई कांग्रेस बोलती रह गई, चीखती चिल्लाती रह गई, नारेबाजी करते रह गई। अमित शाह ने पैलेट गन के ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं किया। देश आज भी नहीं जानता है कि यह बाली पहना हुआ फैशनेबल मुंडा दिल्ली पुलिस का है या दिल्ली पुलिस में अब शाखा से गुंडों की भर्ती शुरू हो चुकी है। किसी आम डेमोक्रेसी में ऐसी बातें सरकार को हिलाकर रख देती, यहां चुप्पी से काम चल जाता है, और चुप्पी चुप्पी में साइनडाई खत्म भी हो गया, मॉनसून सेशन खत्म, टाटा गुड बाय। तो जब सरकार ने एजुकेशन पर डिबेट ना किया, पुलिस ब्रुटैलिटी पर जवाब ना दिया, तो एफसीआरए जैसा नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड बिल को पीछे क्यों ढकेल दिया, ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया? इसका जवाब हमारे पास नहीं है। मेरा मतलब है हमारे आसपास नहीं है, 7 समुंदर पार अमेरिका के पास हो सकता है। एफसीआरए अमेंडमेंट बिल का जितना विरोध इंडियन लॉ मेकर्स ने नहीं किया, उससे ज्यादा तो यूएस कांग्रेस में हमें दिखा। रिपब्लिकन सेनेटर जेम्स रिश, चेयर ऑफ सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमिटी भी हैं ये भाई साहब, इन्होंने इस अमेंडमेंट को डीपली कंसर्निंग बोला। यूएस कांग्रेसमैन राइली मोर ने इस बिल को क्लियर अटैक अगेंस्ट क्रिश्चियंस बताया और खुलेआम सॉर्ट ऑफ धमकी दे दी कि इंडिया यूएस रिलेशंस में यह एक मुद्दा बन सकता है। याद रखिए, भारत ने अभी भी यूएस के साथ ट्रेड डील को फाइनलाइज नहीं किया है, और रशिया से तेल खरीदने के जुर्म में 100% टैरिफ और भी हम पर लग सकता है। हालांकि इस पर हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने साफ क्लैरिफिकेशन दे दिया कि एफसीआरए अमेंडमेंट बिल भारत का अंदरूनी मामला है। ट्रंप सरकार ने भी ऑफिशियली इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है, मौन व्रत ही रखा है। लेकिन फिर भी कुछ ही दिनों के अंदर अंदर चुपचाप मोदी सरकार एफसीआरए बिल को पीछे क्यों ले आती है? याद रखिए, बीजेपी को जो बिल पारित करना होता है वो बिल पारित होता है, बिना डिस्कशन के होता है, ब्रूट फोर्स के साथ होता है। इसी सेशन में ले लेते हैं सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल, 4 मिनट डिस्कशन। टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल, 3 मिनट का डिस्कशन। बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026, बहुत सिग्निफिकेंट बिल था ये, 5 मिनट इसीलिए इस पर डिस्कशन हुआ। केरला ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026, 4 मिनट टोटल डिस्कशन। सारे के सारे इंपॉर्टेंट बिल सरकार पारित करवा देती है, लेकिन एफसीआरए बिल जेपीसी के रास्ते भेज देती है। सवाल तो बनता है, लाजमी है, कि क्या सच में यह इंटरनल चॉइस थी, यह डेमोक्रेसी थी, सरकार ऑपोजिशन की बात सुन रही थी, क्या यह एक्सटर्नल प्रेशर था? क्योंकि भारत की पॉलिसी शायद अब दिल्ली में नहीं, वॉशिंगटन में तय की जा रही है। और एफसीआरए का मुद्दा आइसोलेटेड नहीं है। पूरा का पूरा एपिसोड ना बनाते देशभक्त में जब तक ना हमारे पास फैक्ट्स होते। आप देख लीजिए अब क्रोनोलॉजी और खुद ही समझ लीजिए कि कैसे अमेरिका जो कुछ मांगता है, जो कुछ चाहता है, भारत चुपचाप वही कर देता है। एफसीआरए छोड़ो, एथेनॉल की बात ले लो, तेल खरीदने की बात ले लो, ईरान में पोर्ट छोड़ने की बात ले लो, या यूपीआई पर चार्जेस लगाने की बात कर लो। यह सब करने के बाद ट्रंप भारत सरकार और भारत का अपमान करता रहता है, और हम चुपचाप बैठकर उसे भी हजम कर लेते हैं। क्या सच में मोदी सरकार को ट्रंप ने अपना पुतला बनाकर छोड़ दिया है?
समझने की कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक क्रोनोलॉजी यहां बन रही है, अब इग्नोर करना आसान नहीं है। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट वो कानून है जो तय करता है कि कोई भी एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या कोई एसोसिएशन विदेश से पैसा ले सकता है या नहीं। अगर ले सकता है तो कितना ले सकता है, क्यों ले सकता है और कैसे ले सकता है। सिंपल भाषा में, अगर कोई एनजीओ, स्कूल, अस्पताल, चर्च, मंदिर, ट्रस्ट या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन किसी फॉरेन डोनर से फंडिंग लेती है तो उसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से बाकायदा FCRA रजिस्ट्रेशन देना पड़ता है और हर 5 साल उसे रिन्यू करवाना पड़ता है। रिन्यूअल नहीं हुई तो ऑर्गेनाइजेशन लीगली फॉरेन पैसा रिसीव नहीं कर सकता है, और अगर इलीगली फॉरेन पैसा लिया तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गया। मजे की बात यह है कि अगर कोई संस्था इलीगली फॉरेन फंड्स लेते पकड़ी गई तो चक्के पिसिंग एंड पिसिंग। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फॉरेन फंडिंग का रास्ता खुला हुआ है। बस फॉरेन कंपनी को इंडिया में एक शेल कंपनी बना देनी हो, माने फर्जी कंपनी बना देनी होती है और सारा का सारा पैसा लोकल माना जाता है। वाना मास्टर स्ट्रोक। एज अ कॉन्सेप्ट फॉरेन फंडिंग हमारे देश में 1976 से ही ट्रैक और कंट्रोल किया जाता है। अब FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 इसी एग्जिस्टिंग फॉरेन फंडिंग आर्किटेक्चर में कुछ मेजर बदलाव करना चाहती थी, जैसे कि एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करेगी। उसके बाद क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है। इससे भी दिलचस्प बात, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है या वो सरेंडर कर देता है या रिन्यूअल से मना कर देती है सरकार किसी भी वजह से, तो सरकार के पास ये लीगल अथॉरिटी हो जाएगी कि उस संस्था की जो फॉरेन फंडेड एसेट्स हैं, माने कोई स्कूल खड़ा है, अस्पताल खड़ा है या कोई जमीन है उनके पास, इसका कंट्रोल सरकार के पास आ जाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन टाइम रहते फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाती है किसी की वजह से भी, तो ये सारे एसेट्स परमानेंटली सरकार के पास चली जाती हैं और सरकार उसे किसी भी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर सकती है या बेच भी सकती है। हिंदी में बोले तो बेसिकली कोई एनजीओ, कोई संस्था ज्यादा दिक्कत करने लगे तो लाइसेंस कैंसिल, और इससे पहले कि कोर्ट कचेरी हो, साल 2 साल निकल जाए, अपील्स लगे, सारा का सारा एसेट, सारा का सारा बिल्डिंग, जमीन, उसको नीलाम कर दो। हुआ ना बुलडोजर पावर। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा इशू है इस बिल का सेक्शन 16B, जो नए फ्रेमवर्क को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करता है। मतलब जो एसेट्स पहले से ही पुराने कानून के सेक्शन 15 के थ्रू वेस्टेड हो चुकी हैं, उन्हें भी नए रेजीम के अंदर लाया जा सकता है। केरला की क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस जो दशकों से स्कूल और अस्पताल चलाते आए हैं, फंडिंग इनकी फॉरेन डोनेशन से आती हैं, वो इस बात से बहुत ज्यादा ही घबराए और परेशान है, क्योंकि अगर उनका रजिस्ट्रेशन कभी भी लैप्स हो जाता है तो ये पुरानी एसेट्स भी अब सरकारी टेकओवर के दायरे में आ जाती है। अब यह तो वही बात हो गई कि किसी नेता ने अच्छा काम करना बंद कर दिया तो उसकी पूरी संपत्ति जनता के नाम कर दी जाएगी। मजाक कर रहा हूं, ऐसा कभी होगा थोड़ा ही ना। अरे नेता ने अच्छा काम किया कब, जो काम करना बंद कर देगा, है हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। लेकिन फॉरेन फंडिंग लेने वाले संस्थानों के लिए दिक्कतें यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि नए कानून के तहत सरकार सिर्फ एसेट्स फ्रीज नहीं करेगी। अगर उसे लगा कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यह जरूरी है तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज को खुद मैनेज करने के लिए उसको लीगल कवर मिल जाता है। अब पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब मान लो सरकार की मर्जी जहां हुई वही पब्लिक इंटरेस्ट हो जाएगा। और इससे पहले कि आप सोचो कि अरे देशभक्त इतनी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बना रहा है क्योंकि कानून तो अभी लागू भी नहीं हुआ है, तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि सरकार के अपने डेटा के मुताबिक 15 जुलाई 2026 तक 14,449 FCRA रजिस्ट्रेशंस एक्टिव हैं, जबकि 22,498 कैंसिल हो चुकी हैं, 15,212 एक्सपायर हो चुकी हैं। यानी लाखों करोड़ों का एसेट्स इस नए एक्सपायरी फ्रेमवर्क में आने के लिए तैयार है। माने थाली तैयार है, बस अब खाना बाकी है। कानून जैसे ही हो जाएगा सरकार आराम से इस सबको गबन कर सकती है। अब देखिए, सरकारें हमेशा से ही FCRA को टाइटली कंट्रोल करती आई हैं, लेकिन अब तो बात फिरौती तक आ चुकी है। इसीलिए 8 साल पहले जब हमने देशभक्त की शुरुआत की थी तो हमने जीरो FCRA, जीरो फंडिंग, जीरो डोनेशन का एक फिलॉसफी अपनाया था। आइडिया यह था कि कभी भी फंडिंग को लेकर ब्लैकमेल नहीं होना है, सरकार के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हमारे लिए गर्व की बात यह है कि फॉरेन फंडिंग तो छोड़ो, आज तक के डेट में एक पैसा डोमेस्टिक फंडिंग से हमने नहीं उठाया है, ग्रांट से नहीं उठाया है।
नतीजा यह हुआ है कि हम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, छोटा ही टीम रह गया है। लेकिन अगर आपका सपोर्ट रहा तो देशभक्त टीम और अच्छा कर सकता है और एक्सपैंड कर सकता है। अगर आप कर सकते हैं तो जरूर हमें सपोर्ट करिए ऑन patreon.com/thedeshbhakt या ज्वाइन बटन दबाइए ऑन YouTube। साथ ही आप अनलॉक कर पाएंगे मेंबर्स ओनली कंटेंट एंड प्रायोरिटी एक्सेस। जैसे कि मैंने बताया, एफसीआरए का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। यह कानून 1976 में लाया गया था। इमरजेंसी के दौर में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को शक था कि विदेशी ताकतें देश के अलग अलग संस्थानों में पैसा डालकर भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए बाहर से आने वाले पैसे को रेगुलेट किए जाना था, इंपॉर्टेंट था। राजीव गांधी के टाइम में इसे और सख्त बनाया गया। 1984 में एनजीओ के लिए रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी कर दिया गया। 2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने पूरी तरीके से एफसीआरए कानून को बदला। 5 ईयर रिन्यूअल साइकिल लाया गया और भी ज्यादा सख्त मॉनिटरिंग कर दी गई। फिर 2016, 2018, 2020 में अमेंडमेंट्स भी लाए गए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की लिमिट 50% से घटाकर 20% कर दी गई, मिसयूज को रोकने के लिए। सब ग्रांटिंग को बंद कर दिया गया। सारे फॉरेन फंड्स एक ही डेजिग्नेटेड एसबीआई अकाउंट में आने लगे। यानी यह पैटर्न पुराना है। हर सरकार एफसीआरए के थ्रू फॉरेन फंड्स को कंट्रोल करती आई है। लेकिन अब तो बात आ गई है कि सरकार रेट्रोस्पेक्टिवली एसेट्स को कंट्रोल करना चाहती है, जो फिरौती से कम नहीं है। मोदी सरकार का इस सब का डिफेंस यह है कि यह सब ट्रांसपेरेंसी के लिए किया जा रहा है। मिनिस्टर नित्यानंद राय ने कहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के साथ काम कर रही है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस के एमपी केसी वेणुगोपाल इस बात पर सवाल उठाते हैं कि एक तरफ आरएसएस को फॉरेन डोनेशंस मिलने की पूरी आजादी है, दूसरी तरफ माइनॉरिटीज और एनजीओज को टारगेट किया जा रहा है। और यह तर्क गलत नहीं है। आरएसएस एक अनरजिस्टर्ड वॉलंटरी एसोसिएशन है जिसे आर्टिकल 19(1)(c) के तहत एसोसिएशन बनाने का फंडामेंटल राइट है, बिना किसी सोसाइटी या ट्रस्ट के अंडर तहत मैंने रजिस्टर किए हुए। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड ही नहीं होगा उस पर एफसीआरए का कोई रजिस्ट्रेशन बेस्ड प्रोविजन प्रावधान लगता ही नहीं है। बिल चाहे कितना भी सख्त कानून हो, आरएसएस पर नहीं लगेगा। और यह कोई एक्सीडेंट नहीं है। 2016 और 2018 के फाइनेंस बिल में भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी फॉरेन फंडिंग एक्सेप्ट करना आसान बना दिया गया था। वही एफसीआरए जिस पर अगर एनजीओज निर्भर करे, जो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करे, या अस्पताल निर्भर करे, उसे सख्ती से लागू किया जाता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। उधर आरएसएस टेक्निकली एफसीआरए से बाहर इसलिए है क्योंकि उसने कभी खुद को रजिस्टर ही नहीं किया है। जबकि केरला के फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन स्कूल्स हो, अस्पताल हो, देश के बाकी एनजीओज, वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो दशकों पहले उन्होंने रजिस्टर किया था अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए, फॉरेन डोनेशंस लीगली रिसीव करने के लिए। अब वही डिसीजन, वही ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए उन पर महंगा पड़ रहा है, उनके खिलाफ इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी सिर्फ उन्हीं एसेट्स पर कंट्रोल कर सकती है जो कभी रजिस्टर्ड हुई हो। जो कभी रजिस्टर ही ना हुआ हो उसके पास और उससे कंट्रोल लेने का सवाल ही नहीं उठता है। तो सवाल सिर्फ आरएसएस को फॉरेन फंडिंग मिलती है या नहीं की बात नहीं है। सवाल यह भी है, जब पूरे देश में ट्रांसपेरेंसी का स्ट्रक्चर ही एसिमेट्रिक हो, तब यह ट्रांसपेरेंसी का झुनझुना बजाना, यह दावा करना बहुत ही खोखला, हिपोक्रेसी भरा है। एफसीआरए अमेंडमेंट पे दिक्कतें हैं, इस बात पर कोई डिबेट नहीं है। जैसा कि उनका रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजन, वो सेक्शन 16B, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कानून आज बन रहा है लेकिन लागू सालों पहले के केसेस में भी हो जाएगा। यानी जो चीज उस वक्त लीगल थी उसे बाद में इलीगल भी माना जा सकता है, पनिशमेंट भी मिल सकती है। ऐसे कानून किसी भी देश की क्रेडिबिलिटी को बहुत गहरा ठेस पहुंचाते हैं। निवेशक को पता ही नहीं होता है कि कल भैया उनकी जो फैक्ट्री आज लीगल है वो कल इलीगल हो जाएगी। याद है ना हमने वोडाफोन के साथ क्या किया था यूपीए सरकार के टाइम पर, वही काम हम फिर कर रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि बीजेपी इस बिल को पारित करना चाहती थी और अमेरिका के विरोध के होते हुए शायद पीछे हट गई। और एफसीआरए अकेला केस नहीं है जहां भारत सरकार ने अचानक अपना स्टैंड बदला हो। ठीक उस वक्त जब अमेरिका ने उसी चीज की मांग की हो, हम वैसा ही करने लगते हैं। यूपीआई और रुपे पर ट्रांजैक्शन फी लगाने की बात कहां से आ गई? अरे सालों से हम इसे बोलते आए हैं, ऑलवेज फ्री, ऑलवेज विल रिमेन फ्री। बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ये दिखा चुके हैं कि यूपीआई को फ्री रखना सरकार के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ऐसा कोई गगनचुंबी कॉस्टिंग नहीं है यूपीआई का। फिर हमने ऐसा क्यों किया?
यह रिकॉर्डेड फैक्ट है कि ट्रंप सरकार सालों से भारत से कहता आया है कि भारत अपनी पेमेंट सिस्टम जैसे यूपीआई को वीजा, मास्टर कार्ड जैसे अमेरिकन कंपनीज के अगेंस्ट अनफेवरेबल एडवांटेज और फेवर देती है। और मजे की बात देखिए, ठीक उसी समय जैसे ट्रेड डील फाइनलाइज होना है, भारत सरकार टैरिफ से बचने की कोशिश कर रहा है, तभी भारत सरकार अपना कानून बदल देता है इन पेमेंट सिस्टम्स के लिए। निर्मला ताई जनता के सामने आकर कहती है चिंता की कोई बात नहीं है। अरे मर्चेंट्स पर यह चार्ज लगाया जाएगा, ग्राहकों के लिए यह चार्ज नहीं है। हां, जैसे बड़े बड़े कंपनीज अपना पेट चीर कर ये चार्ज अपने पॉकेट से देने वाली हैं, जनता से बचाने वाली हैं। इससे पहले भी हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल पर इंपोर्ट ड्यूटी ट्रंप के बार बार डिमांड करने के बाद हमने कम कर दी। बर्बन विस्की पर टैरिफ 150% से सीधा 100% पर ले आए, वो भी ट्रंप के अनफेयर लीवीज के कंप्लेंट के तुरंत बाद। अच्छा, ये तो छोटी मोटी बातें हैं। रशियन ऑयल के मामले में देखो, भारत का स्टैंड यूएस के प्रेशर के हिसाब से बदलता रहता है। पहले हमें टेम्पररी वेवर मिलता है, हम खूब सारा तेल खरीदते हैं, फिर अमेरिका कहता है तेल खरीदना बंद कर दो, तो हम बंद कर देते हैं। अब अमेरिका की सेनेट 100% टैरिफ थ्रेट पास कर रही है कि भैया भारत जैसे देशों पर लगाओ टैरिफ। इन्होंने रशिया से तेल खरीदा है। हम दंग बैठे रह गए हैं। और अब ट्रंप और मोदी के बीच में चीजें रिजॉल्व होने की उम्मीद बताई जा रही है। मतलब भारत अपनी एनर्जी पॉलिसी वॉशिंगटन के हिसाब से चलाने वाली है। ट्रेड डील में भारत ने $500 बिलियन का अमेरिकन गुड्स कमिटमेंट दिया है। भैया कहां से खरीदोगे इतना सामान, जिसके बारे में फाइनेंशियल टाइम्स तक ने लिखा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भारत ने ऐसी वन साइडेड एक तरफा डील पर हस्ताक्षर क्यों किए हैं। एथेनॉल के मामले में भी जब रिपोर्ट्स आई कि भारत यूएस से बड़ी मात्रा में एथेनॉल इंपोर्ट करने वाला है, तो सरकार ने पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया कि कोई कमिटमेंट हमने नहीं दिया है। लेकिन जैसा कि देश में शुगर शॉर्टेज बढ़ने वाला है, तो हम किस देश से ये सारी चीजें इंपोर्ट कराएंगे बताइए जरा। और एग्रीकल्चर का तो पूरा चैप्टर खुलना भी बाकी है। इंटरिम ट्रेड डील के थ्रू भारत ने डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स, रेड सोरगम, ट्री नट, सोयाबीन ऑयल, वाइन, स्पिरिट्स, इस पर ड्यूटी कम या खत्म कर दी। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल खुद कह चुके हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ 50% से 18% तक इसी डील के बदले मिला हमें। भारत फिलहाल अमेरिका को इस बात पर रेजिस्ट कर रहा है कि डेयरी, जीएम क्रॉप, मीट, पोल्ट्री पर ड्यूटी कंसेशन नहीं दिए जाए। ट्रंप इन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को खोलने पर आमादा बैठा हुआ है, लेकिन शायद किसानों के आक्रोश और प्रोटेस्ट से उसको सोचकर मोदी सरकार ने इसे चेक में रखा है। नहीं तो अगर यह फाटक खोल दिया तो हो गया बट्टाधार हमारे देश का। अमेरिकन प्रोडक्ट्स विल फ्लड इनटू द एग्रीकल्चरल सेक्टर। चाहे कोई मोदी सरकार का आलोचक हो या प्रशंसक, इस बात में कोई खास डिबेट नहीं है कि अमेरिका को खुश रखने के लिए हमने सब कुछ किया है। अरे ट्रंप ने अपनी इनॉग्रेशन में मोदी जी को बुलाया तक नहीं, लेकिन दोस्ती बनी रही। फिर भी अमेरिका कोई मौका नहीं छोड़ता है हमें जलील करने में। और हमारा जवाब सन्नाटा। हॉर्मुज के पास इंडियन सेलर्स पर यूएस नेवी फायरिंग करती है। इतिहास में याद रखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएस ने हमारे सेलर्स को, इंडियन सेलर्स को, सिटीजन्स को मौत के घाट उतारा, लेकिन कोई रिग्रेट, कोई अपॉलॉजी नहीं। भारत की तरफ से भी कोई स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट नहीं हुआ। उल्टा अमेरिका हम पर हावी होकर बोलता है अपने सेलर्स यहां से बाहर निकालो, काबू में रखो उनको। ट्रंप बार बार ऑपरेशन सिंदूर में मीडिएशन का क्रेडिट लेता आया है। नई दिल्ली बोलता रहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसको क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, ये हमारा बायलैटरल मामला है। लेकिन ट्रंप 56 बार उसी बात को दोहराते आया है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में तो और ज्यादा घमासान हो जाता, बीच में मैं आके बचा दिया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जिनका एंटी इंडिया रुख वेल डॉक्यूमेंटेड है, उनके साथ ट्रंप की दोस्ती खुलेआम दुनिया देख रही है। इतना ही नहीं, ट्रंप को भारत का अपमान करने में लगता है मजा आता है। कभी डेड इकोनॉमी बोल दिया, कभी ऑब्नॉक्शियस टैरिफ बोल दिया। एक अमेरिकन कंजर्वेटिव का इंडिया इज अ हेल होल कमेंट को ट्रंप खुद अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। इन सब पर भारत का जवाब स्टडीड साइलेंस रहा है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि मोदी को उनको खुश रखना होगा। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ऐसी भाषा का प्रयोग अपने सबसे बड़े राइवल और हमारे नेबर चाइना, उसके खिलाफ कभी नहीं करता है। एक शब्द नहीं बोलता है चाइना के खिलाफ।
और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इसी अमेरिका ने एक 7 साल पुराने वेवर को रिवोक करके भारत के चाबार पोर्ट ऑपरेशंस के लिए जरूरी सैंक्शन एग्जेम्पशन को भी खत्म कर दिया, जबकि भारत वहां एक 10 साल का लीज एग्रीमेंट साइन कर चुका था अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए, अपना स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बनाने के लिए चाबार पोर्ट पर। H1B L1 वीजा पर नए फीस थोप दिए गए हमारे प्रोफेशनल्स पर, उनकी जिंदगी बदतर बन चुकी है, लेकिन कोई रिटेलिएशन नहीं, कोई निंदा नहीं। इतना ही नहीं, जब अमेरिका से इलीगल इंडियंस को डिपोर्ट किया गया, अच्छी बात है, डिपोर्ट करिए, बेड़ियों में बांधकर क्रिमिनल्स के तरह उनके साथ बर्ताव किया गया, सोशल मीडिया पर वीडियो रिलीज किया गया, हमारे देश का अपमान हुआ, लेकिन एकदम चुप्पी रखी मोदी सरकार ने। ट्रंप ने भारत जैसे दूसरे देशों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, यह बात भी सच है, लेकिन करारा जवाब भी मिला। ब्राजील ने सीधा टैरिफ्स के अगेंस्ट रिटेलिएटरी मेजर्स की बात कर डाली। प्रेसिडेंट लूला ने खुलेआम ट्रंप के प्रेशर टैक्टिक्स को अनएक्सेप्टेबल बताया। मेक्सिको ने लगाए गए टैरिफ्स पर खुलेआम पुशबैक किया और निगोशिएशंस में अपनी शर्तें रखी। स्पेन ने नेटो स्पेंडिंग पर ट्रंप के प्रेशर को पब्लिक प्लेटफॉर्म में रिजेक्ट कर दिया, अपने डिफेंस बजट पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। ये सब यूएस के एलाइज हैं और चाइना और इंडिया जैसे बड़े इकोनॉमीज भी नहीं हैं, फिर भी उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया, अपने आत्मसम्मान को बेचा नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। भारत ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया, न टैरिफ्स पर हम बोले, न अपमान होने पर बोले, न सेलर्स की मौत पर बोले। क्यों? क्योंकि जवाब एक्चुअली सीधा है, भारत के पास कार्ड्स नहीं है। वी हैव नो कार्ड्स एज ट्रंप सेज। ना तो मिलिट्री ब्लॉक का हम कोई हिस्सा है, ना कोई इकोनॉमिक लीवरेज है हमारे पास, ना प्रेशियस मटेरियल्स है, ना ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिसे अमेरिका को डर लगे, और ना हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव है कि हम मुंह उठाकर और कहीं चले जाएं। अमेरिका और चाइना के चीजें इंपोर्ट करने करते ही उसके बीच में हम पिस रहे हैं। इसीलिए निगोशिएट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव पॉलिसी नहीं है। तो इन सारी चीजों को अगर जोड़कर देखा जाए, क्रोनोलॉजी बनाया जाए, तो एफसीआरए का अचानक जेपीसी में जाना, यूएस कांग्रेसमैन का डायरेक्ट धमकी देना, यूपीआई पर चार्जेस लगना, चाबार पोर्ट को छोड़ देना, और फिर इंसल्ट पर इंसल्ट, उस पर चुप्पी साध देना, एक तस्वीर बताती है मोदी सरकार के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। अमेरिका को गुस्सा कर नहीं सकते, इसलिए जी हजूरी में हम लगे पड़े हुए हैं। ये सब बातें भी हम गटक लेते, एक्सेप्ट कर लेते, हाँ भैया जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ही ऐसा बन गया है। लेकिन घर पे आप लोगों को क्या बता रहे हो? घर पे आप बता रहे हो हम विश्वगुरु बन चुके हैं, अरे दुनिया भर में लोग हमारे सामने झुककर हमको नमन करते हैं। जबकि सच तो यह है कि हम अमेरिका के पालतू बनकर रह गए हैं और सरकार बस लंबी लंबी डींगे हाकी जा रही है। Well, the US was in the United States.